मैं सुहानी डोगरा दिल्ली विश्वविद्यालय के मोतीलाल नेहरू महाविद्यालय की छात्रा स्वर्णिम पक्ष संस्था द्वारा आयोजित मॉक पार्लियामेंट के प्रथम सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। कार्यक्रम को शुरू करने से पूर्व मैं स्वर्णिम पक्ष संस्था से जुड़ी विद्यार्थी रानी से आग्रह करूंगी कि वे आएं और गायत्री मंत्र का पाठ करें। साथ ही मैं हमारे आज के सभी अतिथियों से भी आग्रह करूंगी कि आप सभी दीप प्रज्वलन के लिए आगे आएं। सभा में उपस्थित बाकी सभी लोग से आग्रह है कि आप पाठ के लिए अपनी जगह में खड़े हो जाएं। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे हमारे भाव भी प्रगाढ़ होते जाते हैं। जिंदगी के सफर में और खासकर आज के समय में सबसे कठिन होता है स्वयं को अभिव्यक्त करना। हम नित्य प्रतिदिन स्वयं को अभिव्यक्त करने के लिए और अपने भावों को और विचारों को का आदान प्रदान करने के लिए एक मंच की तलाश करते रहते हैं। इसी तलाश को पूर्ण करते हुए तथा इन बच्चों में उत्साह उमड़ने हेतु स्वर्णिम पक्ष संस्था द्वारा इन बच्चों को एक सुरक्षित जगह प्रदान की जा रही है जहां सभी बेझिझक हो स्वयं को अभिव्यक्त कर पाए। आत्म अभिव्यक्ति जितनी महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण है अपनी बातों को तर्कों को साथ रखना। तर्क एक अभिव्यक्त क्रिया है और तर्कों का इस्तेमाल कोई टेढ़ी खीर नहीं है। सामान्य जीवन में तर्क शक्ति का प्रयोग स्वाभाविक रूप से होता रहता है। तर्कों के साथ स्वयं को अभिव्यक्त करना उच्च मानसिक क्रिया के अंतर्गत आता है। आज स्वर्णिम पक्ष संस्था के माध्यम से मिले इस मंच का उद्देश्य इन सभी बच्चों को एक अवसर प्रदान करना है जहां ये सभी बच्चे बेझिझक हो अपने वक्तव्य को रख पाए। इन सभी बच्चों के लिए जोरदार तालियां हो जाए। आगे बढ़ने से पूर्व मैं हमारे आज के अतिथियों और निर्णायकों से आप सभी का परिचय कराना चाहूंगी। हमारे आज के पहले अतिथि हैं अनिल शर्मा जी। आप विधानसभा के क्षेत्र के पूर्व विधायक रह चुके हैं। सर, आप सदैव ही ऐसी सीखने सिखाने के कार्यक्रमों में शिरकत करते रहे हैं। आपने अपने क्षेत्र में एक लोकप्रिय नेता हैं जिन्होंने अपनी जनता को विभिन्न समस्याओं से निजात दिलाया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आपने हमारा निरंतर सहकार करने को कहा। हमारे आज के अगले अतिथि हैं रमेश जी। आप दिल्ली उच्च न्यायालय में हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं कि आप अपना बहुमूल्य समय निकालकर आज हमारे बीच उपस्थित हुए। हमारे आज के अगले अतिथि हैं शिवम भारद्वाज जी। आपने दिल्ली विश्वविद्यालय के मोतीलाल नेहरू महाविद्यालय अंग्रेजी विशेष में गत वर्ष स्नातक किया है। आप अंग्रेजी विभाग के पूर्व छात्र अध्यक्ष रह चुके हैं। आप अंग्रेजी भाषा के कुशल लेखक हैं। आपकी कई रचनाएं विभिन्न पत्रिकाओं और समाचार पत्रों में प्रकाशित हो चुकी हैं। आप प्रतिष्ठित समाचार संस्था ANI के मनोरंजन विभाग के उप संपादक रह चुके हैं। सर, आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार कर यहाँ उपस्थित हुए, इसके लिए हम आपके तहे दिल से आभारी हैं। हमारे आज के अगले अतिथि हैं हर्ष चाहर जी। आपने दिल्ली विश्वविद्यालय के मोतीलाल नेहरू महाविद्यालय से गणित विशेष में स्नातक किया है। आपने दिल्ली के राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में बास्केटबॉल में स्वर्ण पदक हासिल किया है। इसके अतिरिक्त आप अन्य खेलों में भी सक्रिय रहे हैं। आप अपने महाविद्यालय के NCC में रैंक होल्डर रह चुके हैं। इसके अतिरिक्त आप वाद विवाद एवं थिएटर में भी रुचि रखते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारा निमंत्रण स्वीकार करने के लिए और आज यहाँ बच्चों के बीच उपस्थित रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं स्वर्णिम पक्ष संस्था के अध्यक्ष मंतोष जी से आग्रह करूंगी कि वे आएं और हमारे अतिथियों का स्वागत करें।
नमस्कार किया। सभी अतिथिगण का मेरा बहुत बहुत नमस्कार। सभी अतिथिगण बहुत समय निकाल कर यहाँ पर आए, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और स्वर्णिम संस्था की तरफ से हम लोग ये मोक पार्लियामेंट बच्चों का आयोजित करने जा रहे हैं, और साथ ही साथ में जो हमारी टीम के परवेश सिंह ने बहुत सारे मैनेजमेंट किया इस साल, कुछ परवेश सिंह ने कराया। मैं एक्चुअली वो पापा जी का फोन आने को चले गए कैंटीन में संभालने के लिए, घर की समस्या है, तो परवेश जी की स्पेशल ताली हो जाएगी। अमित जी, उमेश जी सब कार्य में लगे पड़े हैं। सब हम लोग एक स्कूली विद्यार्थी भी हैं, जॉब भी करते हैं, और इन बच्चों को फ्री ट्यूशन देते हैं रात के 8 से लेकर 10 बजे तक, और ये लगभग 8 सालों से लगातार काम चलते रह रहा है। हमारी मानसिकता सिर्फ ये है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर समाज में आगे बढ़ें। ये जो हम लोग करने जा रहे हैं ना, ये बहुत बड़ी चीज है। ये आगे चल के इन बच्चों को कभी धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे पूरी आशा है कि हमारे बच्चे लाइफ में कुछ न कुछ बन के दिखाएंगे और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करेंगे, समाज को आगे बढ़ाएंगे। साथ में मोतीलाल की कॉलेज की टीम अभिव्यंजना का प्रोजेक्ट है, और मोतीलाल ने हमारी टीम को, मोतीलाल की कॉलेज की टीम ने हमारी टीम को, हमारे बच्चों को रोज दिन रात लगातार 10 दिन से लगातार प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। और जो इनको टॉपिक दिया जाएगा वो अचानक से मिलेगा, और अचानक से देखते कि इन बच्चों ने कितना करके दिखाने वाले हैं। तो प्लीज मोतीलाल की टीम को अभिनंदन हमारा हो चुका है, और कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। धर्म, वेशभूषा सभी लोग आपस में मिलजुल कर हैं, और चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके दौरान हम अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और वो हम पे शासन करता है। जब हम पूरे राष्ट्र में एक साथ चुनाव को आयोजित करते हैं तो उसको हम एक राष्ट्र एक चुनाव कहते हैं। तो सबसे पहले मेरा मत है कि अगर हम पूरे देश में मतलब लोकसभा और विधानसभा को एक साथ उनके वोट को एक साथ आयोजित करेंगे तो इससे हमारी समय की बचत होगी, क्योंकि अगर हम लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के बीच अगर हम कोई समय अवधि का गैप रखते हैं तो उसके बीच हमें मतलब समय का बहुत ज़्यादा व्यर्थ होगा, और जो वोटर होंगे वो भी समय देने अपना चुनाव देने नहीं जा पाएंगे। और इससे क्या होगा, जो देश के विकास को छोड़कर जो इलेक्शन पर खड़े होंगे नेता, वो सिर्फ इलेक्शन पर ध्यान देंगे, ना कि विकास पर, क्योंकि हम नेता इसलिए चुनते हैं ताकि हम देश का विकास कर सकें। जब वो देश का विकास ही नहीं कर पाएंगे तो फिर इलेक्शन देने का हमें फायदा ही क्या है। हम देश का विकास इसलिए हम इलेक्शन इसलिए देते हैं ताकि हमारे देश के सभी जनता या फिर व्यक्तियों का विकास हो सके। और अब जब हम इलेक्शन करवाते हैं तो उसके दौरान शिक्षित वर्गों का हमें बहुत ज्यादा उपयोग करना पड़ता है, यानी कि जैसे हम उदाहरण के लिए शिक्षक ले सकते हैं, यानी कि अध्यापिका। तो अध्यापक या अध्यापिका उनको उस चीज की ड्यूटी में लगा दिया जाता है, जिसके दौरान क्या होता है कि जो विद्यार्थी जो विद्यालय में पढ़ रहे होते हैं उनकी भी शिक्षा पर बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और सबसे इसका प्राथमिक लाभ यह है कि चुनाव की लागत में बहुत ज्यादा कमी आती है। अगर हम लोकसभा और विधानसभा के उसमें चुनाव में गैप रखते हैं तो उससे क्या होगा, जो हमारी वित्तीय संसाधन होंगी उसमें भी बहुत ज्यादा कमी आएगी, और देश की आर्थिक व्यवस्था भी बिगड़ जाएगी। और अगर हम देश में होने वाले चुनाव पर ध्यान दें तो हर वर्ष किसी न किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं, आयोजित किया जाता है चुनाव को। तो इससे क्या होता है, जो प्रशासनिक और जो नीतिगत निर्णय लेने की जो प्रक्रिया होती है उसमें भी बहुत ज्यादा कमी आ जाती है, और जो वित्तीय संसाधन यानी कि हमारे जो संसाधन है देश में उन पे भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, और इससे देश की अर्थव्यवस्था और विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और अगर हम वर्तमान में होने वाले किसी न किसी हिस्से में कम से कम हर तीसरे माह में चुनाव को आयोजित किया जाता है, इससे क्या होता है कि जो पूरे देश का ध्यान होता है वो इलेक्शन की ओर आकर्षित हो जाता है। और लेकिन जो विकास होता है देश का वो नहीं हो पाता, जिधर से लोगों का कल्याण नहीं हो पाता, और जो सारे प्रधानमंत्री से लेकर केंद्र मंत्री तक सभी इसमें लग जाते हैं, यानी कि संलग्न हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्योंकि वो कोई भी नेता अपना मतलब जो भी चुनाव में हारना नहीं चाहता, तो इस वजह से वो अपनी पूरी मेहनत करता है ताकि वो देश को चला सके। लेकिन इससे क्या होता है कि वो सिर्फ इलेक्शन पे ध्यान देता है, ना कि विकास पर। आप सभी से आग्रह है कि अब आप अपने नाम बताएं। मेरा नाम काजल है और मैं विपक्ष में हूँ। जैसे कि आपने अपने वक्तव्य में कहा कि अगर एक बार चुनाव होंगे तो जो सरकार जो नेता है वो अपने देश के विकास में ज़्यादा ध्यान देगी, और अगर एक ही बार ही इलेक्शन हुए तो नेता को तो ये भी हो जाएगा कि सिर्फ एक ही बार इलेक्शन है, अगर उसने अच्छे से कार्य नहीं किया
तो देखिए, अगर महोदय आपके सवाल के लिए मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपना उत्तर आपको देना चाहती हूँ कि अगर उनके पास 5 साल का समय होगा, अगर वो उस अवधि में अगर वो अच्छा कार्य करेंगे तो उनको नेता को इस चीज़ की भी टेंशन होगी कि हमें अगले वोट में भी जीतना होगा। तो इसलिए वो अपना पूरा अच्छे से अच्छा कार्य करेंगे ताकि वो अगले बार भी नेता या फिर चुनाव लड़ सकें। और अगर गलती से सरकार टूटी तो फिर क्या करेंगे? उस समय हमारे पास एक विकल्प होता है कि हम राष्ट्रपति को कुछ सुविधाएं दे दें ताकि वो पूरे देश को अच्छे से चला सके। ऐसे तो फिर हर राज्य में चार पांच सरकारें टूटती रहेंगी, सरकार गिरती रहेंगी और हम राष्ट्रपति को ही थोपते रहेंगे हर बार जो शासन है। कुछ समय के लिए हम राष्ट्रपति को दे सकते हैं, लेकिन ऐसा तो जरूरी नहीं है कि हर बार देश जो राज्य है या फिर सरकार गिर जाए। वो कुछ बार ही होता है जब सरकार गिर जाती है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं हो सकता। आप इतने दावे से नहीं कह सकते कि हर बार सरकार गिर जाएगी। लेकिन भारत में 28 राज्य में कहीं ना कहीं 3-4 तो सरकार गिर ही सकती है ना। अंतिम प्रश्न। तो उस समय जो राष्ट्रपति होगा वो देश को संभाल सकता है और उसके बाद फिर से जो इलेक्शन है उसको करवा सकता है। धन्यवाद। वाद विवाद की प्रक्रिया आगे बढ़ाते हुए मैं विपक्ष के काजल श्री से आग्रह करता हूँ कि आप अपना उत्तर आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम काजल है और सदन की गरिमा को सादर नमन। मैं अपना मत विपक्ष में रखना चाहती हूँ। पहले तो इतिहास से समझते हैं। जब हमारा भारत आजाद हुआ था 1947 में, तब क्या हुआ? उसके बाद हमारा संविधान लागू किया, 26 जनवरी को लागू किया गया। उसके बाद क्या हो गया? एक राष्ट्र एक चुनाव की जो प्रक्रिया है वो कई वर्षों तक चलाई गई। फिर क्या हुआ? जब लोकतंत्र की जो सरकार थी, जो लोकतंत्र की जो पार्टी थी, एकदम से टूट गई, बिखर गई, जिसके कारण थी जो ये प्रक्रिया थी वो बंद करा दी गई। उस दिन से ही यह प्रक्रिया बंद करा दी गई। और उस समय जो हमारा जो भारत की जनसंख्या थी वो बहुत ज्यादा कम थी, परंतु तब भी यह प्रक्रिया नहीं चल पाई। लेकिन अब जो हमारे भारत की जनसंख्या है वो इतनी ज्यादा बढ़ गई है, अब तो ये जो प्रक्रिया वो संभव ही नहीं है। और इससे क्या होगा? जो लोग है, अगर विधायिका एक राष्ट्र एक चुनाव की प्रक्रिया में क्या होगा? जो विधायिका और लोकसभा के जो चुनाव है वो एक साथ कराए जाएंगे। इस पीरियड में क्या होगा? जो लोग है वो समझ नहीं पाएंगे कि हमें किस नेता को वोट दे रहे हैं, किसको जिता रहे हैं और किसको खड़ा करना है। तो वो क्या करेंगे? किसी को भी वोट दे देंगे जल्दबाजी में और उन्हें 5 साल की अवधि में उनको झेलना पड़ेगा। और जिससे क्या होगा? जनता वो परेशान हो जाएगी, उनको अपने हितों में कार्य ही नहीं मिल पाएगा नेता से। और चुनाव करवाने के लिए संसाधनों की भी काफी ज्यादा जरूरत पड़ती है, जैसे कि ईवीएम नाम का यंत्र होता है जिससे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है वोट पर प्रभाव पड़ता है। उससे बहुत जल्दी वोट की जो प्रक्रिया वो हो जाती है। लेकिन अगर भारत में ऐसी प्रक्रिया ऐसा संभव नहीं है कि वो 28 राज्यों में इतनी ईवीएम है उनको पहुंचा सके। अपने भारत में क्योंकि जनसंख्या करोड़ों में है और जो हमारा जो भारत है अभी इतना विकासशील नहीं हुआ है कि वो इस सभी प्रक्रिया को अच्छे से करा सके। और जो भारत की जो जलवायु और जो 28 राज्य वो अलग अलग है, कहीं की जलवायु अलग है, कहीं पे संसाधन से प्राप्ति नहीं है, कहीं पे ज्यादा प्राप्ति की है। तो उससे क्या होगा? लोगों को समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी और वो अपने हितों को नहीं समझ पाएंगे और जल्दीबाजी में किसी को भी वोट दे देंगे। और क्या होगा? इससे होगा संविधान में भी परिवर्तन करना पड़ेगा और पूरे राष्ट्र में एक बार चुनाव करवाने के लिए जो संविधान है ये बहुत बड़ा फैसला हो जाएगा लोगों के लिए कि एक राष्ट्र और एक चुनाव। जो लोग नहीं समझ पाएंगे जल्दबाजी में किसी को भी चुन लेंगे, जिससे क्या होगा? नेता उनके लिए कार्य नहीं करेगा और नेता को भी यह संतुष्टि हो जाएगी कि अब तो मुझे सिर्फ एक बार ही वोट में खड़ा होना है और वो अच्छे से कार्य नहीं करेगा। क्योंकि अगर बार इलेक्शन होता है तो उसे ये डर लगा रहता है कि हाँ मुझे अगले चुनाव में जीतना है, इसलिए मुझे अच्छा कार्य करना पड़ेगा। और अगर एक बार होंगे तो वो सोचेगा 5 साल में जब 1 साल रह जाएगा तब वो कार्य कर देगा, जनता को लालच में ला देगा और फिर जनता उनको वोट दे देगी। और अगर कोई पार्टी गिर गई तो क्या होगा? उसकी जो भी शक्ति वो हम राष्ट्रपति को सौंपते रहेंगे। ऐसे तो हर राज्य में हर राज्य की 3 साल सरकारें गिरती रहेंगी, हम राष्ट्रपति को शासन थोपते रहेंगे, फिर तो ये लोकतंत्र की प्रक्रिया ही समाप्त हो जाएगी। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करती हूँ।